Hello, welcome to Advisor. NCERT क्लास 12 चैप्टर नंबर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स में हम लोग आगे प्रोसीड कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे स्टेम एंड माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पॉलन ग्रेन के बारे में। वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टेमन की बात करते हैं। स्टेमन कैसा दिखता है? ठीक है, स्टेमन। ठीक है, स्टेमन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आप स्टेमन का स्ट्रक्चर देखिए। स्टेमन इज इक्वल्स टू एंथर प्लस फिलामेंट। ठीक है, एंथर प्लस फिलामेंट। अब ये जो एंथर है, ठीक है, इस एंथर को आप देखिए, इसमें दो लोब्स हैं, 1 और 2, दो लोब्स हैं। ठीक है, एंथर के साइड वाला पोर्शन को हम कहेंगे डिस्टल एंड। क्या कहेंगे? डिस्टल एंड। और एंथर के अवे वाला पोर्शन को हम कहेंगे प्रॉक्सिमल एंड। प्रॉक्सिमल एंड। ठीक है, एंथर जिस तरफ प्रॉक्सिमल एंड की तरफ जो एंथर है वो कनेक्टेड होता है थैलेमस से। किससे कनेक्टेड होता है ये? थैलेमस से, यानी कि थैलेमस से जुड़ा हुआ है, यानी एक प्लेटफॉर्म से जिसमें से निकला हुआ है हमारा ये एंड्रोशियम, यानी कि स्टेमन निकला हुआ है। ये बीच वाला पार्ट जो लॉन्ग स्लेंडर स्टॉक है, इसको हम लोग कहते हैं फिलामेंट या फिर स्टॉक। ठीक है, ये जो रेड लाइन है इसको आप कहते हो लाइन ऑफ डेहिसेंस। एंड जो ये पार्ट जो कि फिलामेंट को जो कि फिलामेंट को एंथर से जोड़ता है, इस पार्ट को हम लोग कहते हैं कनेक्टिव। इस पार्ट को हम कहते हैं कनेक्टिव। ओके, कनेक्ट, यहाँ पे कनेक्टिव के बाद एक चीज और देखिए। अगर हम नेचर ऑफ एंथर की बात करते हैं, ठीक है, नेचर ऑफ एंथर, तो सबसे पहले जो हमें समझ में आया है कि एंथर कैसा होता है, बाइलोब्ड होता है, तो हम बाइलोब्ड एंथर बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारा बाइलोब्ड एंथर है, यानी कि दो लोब्स है इसमें, इस तरीके से दो लोब्स है, तो हम कहेंगे बाइलोब्ड। ठीक है, बाइलोब्ड। अब हमने क्या किया, हमें और देखना है, हमें और डिटेल जानना है कि कैसा होता है एंथर, तो हमने इसको बीच में से कट कर दिया और उसके बाद हमने इसका स्ट्रक्चर देखा, तो हमें कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर मिला। ये बीच में एक डिप्रेशन है, यहाँ पे डिप्रेशन, और उसके बाद काफी गहरा डिप्रेशन है, फिर दो बनेंगे एंड देन हल्का सा। ठीक है, आपको यहाँ पे 4 साइड्स मिलेंगे, 1 2 3 एंड 4, ऐसे 4 साइड्स मिलेंगे, तो आप इसको कहोगे टेट्रागोनल। क्या कहोगे? टेट्रागोनल। ठीक है, टेट्रागोनल के अंदर आपको, जब आप और अंदर देखोगे, यहाँ पे आपको ऐसे ऊपर से देखने में आपको 4 कैविटी समझ में आएगी कि हाँ भाई कुछ तो है अंदर। ठीक है, ये कैविटी, इसको हम क्या कहते हैं? नाम देते हैं थेका। नाम देते हैं थेका। ठीक है, अब एक लोब में 2 थेका है। ठीक है, एक लोब में 2 थेका। अब ये बाद में क्या होता है, फ्यूचर में ये जब ये मेच्योर होता है, आपका ये एंथर मेच्योर होता है, तो ये जो बीच की पार्टीशन वॉल है ये डिसइंटीग्रेट कर जाती है। ठीक है, तो ये दोनों जो है थेका, यानी कि ये दोनों जो है माइक्रोस्पोरेंजियम, ये जुड़ जाते हैं। ठीक है, यानी कि ये दोनों मिलके एक बन जाता है। ठीक है, तो एक लोब में, अगर एक लोब में कहें तो आपके 2 थेका है। ठीक है, तो दो लोब में कितने थेका है? सिंपल 4 थेका हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 2 लोब में 4 थेका, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, पार्टीशन वॉल तो चली गई। ठीक है, जब पार्टीशन वॉल चली जाएंगी तो ये दोनों थेका मिलके जो है एक बन जाएगा। ठीक है, तो इसको आप कहने लगोगे कि एक लोब में, ये आपका एक लोब है, ठीक है, और ये आपका दूसरा लोब है। तो एक लोब में आपका एक थेका टोटल मैच्योर होने के बाद, और दूसरे लोब में आपका दूसरा थेका टोटल मैच्योर होने के बाद, तो आप इसको कहोगे डाइथेकस। ठीक है, उसके बाद अब देखिए, ये वाला जो कैविटी है, इस कैविटी की मैं बात कर रही हूँ। ये वाली जो कैविटी है, इस तरीके से ये जो 4 कैविटी है, ये जो चारों कैविटी है, इसको जब हम इसके अंदर झांकेंगे तो हम कहेंगे कि अरे ये तो काफी गहरी कैविटी है। इसको हम लोग क्या नाम दे रहे हैं? माइक्रोस्पोरेंजिया। क्या नाम दे रहे हैं? माइक्रोस्पोरेंजिया। टोटल आपको कितने माइक्रोस्पोरेंजिया दिख रहे हैं? 1 2 3 एंड 4, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया है, तो इसको हम कहते हैं टेट्रास्पोरेंजिएट। ठीक है, टेट्रास्पोरेंजिएट। ठीक है, टेट्रास्पोरेंजिया। ये जो 4 माइक्रोस्पोरेंजिया है, इसके अंदर बनेंगे माइक्रोस्पोर्स, और यही जो माइक्रोस्पोर्स हैं, जब ये मेच्योर होगा तो बनाएगा ये पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन। ठीक है, अब ये आपको नॉर्मल, ये आपको जनरल पता चला। ठीक है, कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं यहाँ पे। ठीक है, कुछ एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शंस जैसे कि यहाँ पे एक्सेप्शंस है मालवेसी फैमिली का।
मालवेसी फैमिली। मालवेसी फैमिली में कुछ एग्जाम्पल जैसे कि कॉटन, जैसे कि लेडी फिंगर, जैसे कि चाइना रोज, ठीक है, इस तरीके से कुछ एग्जाम्पल है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे यूनिलोब्ड होता है, यहाँ पे एक लोब प्रेजेंट है, ठीक है। अब एक लोब है तो यहाँ पे मोनोथेकस हो जाएगा, मोनोथेकस। और उसके साथ साथ यहाँ पे टेट्रास्पोरेंजिया, देखिए 4 स्पोरेंजिया है, ठीक है। अब एक ही लोब है, अगर आप यहाँ पे एक ऐसा फिलामेंट देख रहे हो जिसमें इस तरीके से एक ही लोब देख रहे हो, तो अगर एक ही लोब है तो उसमें यानी कि 2 थेका होंगे, यानी कि दो माइक्रोस्पोरेंजिया होंगे, यानी कि ये क्या हो गया, बाईस्पोरेंजिएट, बाईस्पोरेंजिएट, ठीक है, बाईस्पोरेंजिएट हो गया, ठीक। अब हम इसके बाद बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है। हम अब एक माइक्रोस्पोरेंजियम की बात करें, यहाँ पे आपको देखिए ये माइक्रोस्पोरेंजिया है एक, ठीक है। अब ये एक माइक्रोस्पोरेंजिया की हम बात कर रहे हैं एक, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया या माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है। इसमें क्या होता है, अब देखिए माइक्रोस्पोरेंजियम है किसमें, माइक्रोस्पोरेंजियम है एंथर में, किसमें है, एंथर में। तो एंथर में जब उसके एपिडर्मिस वॉल के नीचे आप हाइपोडर्मल रीजन पे देखोगे तो आपको कुछ सेल्स मिलेंगी, ये आपको बड़ी बड़ी सेल्स मिल रही है, ठीक है। ये जो सेल्स हैं इनका नाम होता है आर्कीस्पोरियल सेल, क्या नाम है, आर्कीस्पोरियल सेल। और इस आर्कीस्पोरियल सेल्स में होगा पेरिक्लाइनल डिवीजन, क्या है, पेरिक्लाइनल डिवीजन। ये जब पेरिक्लाइनल डिवीजन होगा तो इस तरीके से ये 2 लेयर्स बनाएगा, ठीक है, इस तरीके से 2 लेयर्स बनाएंगे, एक तो इनर लेयर होगा, एक तो आउटर लेयर, ठीक है। तो पहला होगा प्राइमरी पेराइटल लेयर, प्राइमरी पेराइटल लेयर, और जो दूसरा होगा वो होगा प्राइमरी स्पोरोजेनस लेयर, प्राइमरी स्पोरोजेनस लेयर। जो प्राइमरी पेराइटल लेयर है ये कौन सी लेयर होगी, ये होगी आउटर लेयर, और जो आपकी स्पोरोजेनस लेयर है वो है आपकी इनर लेयर, ठीक है। अंदर के लेयर की बात कर रहे हैं, स्पोरोजेनस लेयर, ठीक है। जो आउटर लेयर है वो 4 में डिवाइड होगा, आउटर लेयर जो है वो 4 में डिवाइड होगा। पहला तो है आपका इस तरीके से 4 में डिवाइड होगा, ठीक है। जो पहला होगा वो होगा आपका एपिडर्मिस, एपिडर्मिस। जो दूसरा होगा वो होगा एंडोथीसियम, एंडोथीसियम, ठीक है। जो थर्ड लेयर होगी वो होगी मिडल लेयर, क्या नाम है, मिडल लेयर। और जो फोर्थ लेयर होगी वो होगी टेप्टम, कौन सी लेयर होगी, टेप्टम, ठीक है। इस तरीके से हमारी 4 लेयर्स है, ठीक। स्पोरोजेनस लेयर की अगर मैं बात करूं तो स्पोरोजेनस लेयर में आपको मिलेंगी, इसके अंदर मिलेगा आपको एक सेकेंड, स्पोरोजेनस टिश्यू, इसमें मिलेगा आपको स्पोरोजेनस टिश्यू, ठीक है। जो ये स्पोरोजेनस टिश्यू है, स्पोरोजेनस टिश्यू में के अंदर आपको पॉलन मदर सेल या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल मिलेगी, ठीक है। जो स्पोरोजेनस टिश्यू है ना इसके अंदर ही, ठीक है, पॉलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल दोनों एक ही नाम है, ठीक है, ये मिलेंगे आपको, ठीक है। स्पोरोजेनस टिश्यू होंगे डिप्लॉइड, माइक्रोस्पोर मदर सेल या पॉलन मदर सेल होंगे आपके डिप्लॉइड। इधर यहाँ पे एपिडर्मिस, एंडोथीसियम और मिडल लेयर ये तीनों ही हैं आपके डिप्लॉइड, ठीक है। टेप्टम जो है वो पॉलीप्लॉइडी कंडीशन है आपकी, क्यों पॉलीप्लॉइडी कंडीशन है आगे बताऊंगी। देखिए यहाँ पे जो आपका पीएमसी है वो बनाएगा माइक्रोस्पोर्स, ठीक है। अब देखिए माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर्स बन गए, एक बच्चा बन गया, ऑफस्प्रिंग बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगी मियोसिस, 2n से n की तरफ, ये आपका माइक्रोस्पोर n है, ठीक है, 2n से n की तरफ होगी मियोसिस, जिसको हम लोग कहते हैं रिडक्शनल डिविजन, ठीक है। कैसे बनेगा, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है, माइक्रोस्पोर्स बन जाएंगे। और ये जो माइक्रोस्पोर्स हैं यही जब मैच्योर हो जाएंगे तो ये बनाएंगे पॉलन ग्रेन, ठीक है, पॉलन ग्रेन। और ये जो पॉलन ग्रेन है ये क्या है, ये है मेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट, ये है मेल गैमेटोफाइट, ठीक है।
जो कि होगा हैप्लॉइड, ये भी होगा हैप्लॉइड, और इसके अंदर होंगे मेल गैमीट। तो स्पोरोजिनस टिश्यू मान लीजिए ये आपकी सेल है, तो इससे जो आपकी माइक्रोस्पोर की सेल्स बनेंगी वो कुछ इस तरीके की बनेंगी, 4 सेल, और ये चारों सेल जो होंगी वो हैप्लॉइड कंडीशन में होंगी। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब ये जो यहाँ पे जो एंडोथीसियम है ना, चलो यहाँ आगे बताते हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ डायग्राम देख लीजिए। सबसे पहले यहाँ पे सबसे ऊपर की जो लेयर है, ठीक है, सबसे ऊपर की सिंगल लेयर, इसको हम कहते हैं एपिडर्मिस। क्या कह रहे हैं? एपिडर्मिस। ठीक है, उसके नीचे की जो लेयर है, ठीक है, इसको हम लोग कह रहे हैं ये है हमारी एंडोथीसियम। इसका नाम है एंडोथीसियम। एंडोथीसियम एंडोथीसियम के अंदर 2-3 लेयर मिलके, यानी कि ये मान लीजिए ये एक लेयर, ये दूसरी लेयर, और ये तीसरी लेयर। ठीक है, ये पूरी जो है ये क्या बना रही है? ये बना रही है मिडल लेयर। ठीक है, क्या बना रही है? मिडल लेयर। ठीक है, मिडल लेयर के बाद जो आपकी चौथी लेयर बनती है वो होती है टेप्टम, और ये होती है न्यूक्लिएटेड। ठीक है, ये कौन सी लेयर है? ये है टेप्टम। देखिए ये जो चारों लेयर हैं, ये चारों लेयर है आउटर मोस्ट लेयर। ठीक है, मतलब आउटर लेयर ऐसे समझ लीजिए। ये देखिए आउटर लेयर। ठीक है, इसके अंदर, आउटर लेयर के अंदर जो आपको मिलेंगी वो होंगी स्पोरोजिनस टिश्यू। ठीक है, ये होमोजेनस होंगी, यानी कि एक जैसी सेल्स होंगी। ठीक है, तो ये है आपकी स्पोरोजेनस टिश्यू। स्पोरोजेनस टिश्यू ये होमोजेनस होती है, एक जैसी होती है। ये देखिए ये इनर लेयर है। ठीक है, ये जो है ये इनर लेयर है जो हमने यहाँ बात की। ठीक है, यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे हमने 3 के बारे में समझा, एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के बारे में समझा, एंडोथीसियम के बारे में, मिडल लेयर, और यहाँ पे टेप्टम। ठीक है, सबके बारे में जान लेते हैं कितने कितने लेयर क्या क्या होते हैं। पहली बात तो डिप्लॉइड, जो हमने अभी पढ़ लिया कि तीनों ही डिप्लॉइड होते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कि ये जो है ये सिंगल लेयर्ड होता है। ठीक है, ये जो है ये भी हमारा सिंगल लेयर्ड होता है, लेकिन जो आपका मिडल लेयर है ये हमारा मल्टी लेयर्ड होता है। मल्टी लेयर्ड होता है, कह सकते हो 2 से 3 लेयर्ड होता है। ठीक है, यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई। अब उसके बाद यहाँ पे ये जो तीनों हैं, इन तीनों का फंक्शन एक ही है। ठीक है, फंक्शन क्या है? पहली बात प्रोटेक्शन करता है, और उसके साथ साथ डेहिसेंस ऑफ एंथर। ठीक है, डेहिसेंस ऑफ एंथर, एंथर का डेहिसेंस करता है। ठीक है, जो यहाँ पे टेप्टम है, टेप्टम के बारे में देखिए, ये इनर मोस्ट लेयर है। जो ये आउटर में जो सबसे अंदर अगर कोई लेयर है तो वो इनर मोस्ट लेयर टेप्टम ही है। ठीक है, काफी डेंस साइटोप्लाज्म इसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, डेंस साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। पॉलीप्लॉइडी कंडीशन होता है इसमें। पॉलीप्लॉइडी, कभी आपको 3n देखने को मिलेगा, 4n देखने को मिलेगा, किसी किसी में 5n भी देखने को मिलेगा, एक्सेट्रा। ठीक है, पॉलीप्लॉइडी क्या होता है? पॉलीप्लॉइडी वो ऐसी सेल जिसमें कि कैरियोकाइनेसिस तो होता रहता है लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं होता। ठीक है, कैरियोकाइनेसिस क्या होता है? कैरियोकाइनेसिस होता है न्यूक्लियस का डिवीजन। कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, काइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन। साइटो का मतलब होता है सेल, काइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन। जिसमें न्यूक्लियस का डिवीजन होता रहे लेकिन सेल का डिवीजन ना हो, उसको हम लोग कहते हैं कि यहाँ पे पॉलीप्लॉइडी बन गई। जैसे मान लीजिए ये एक सेल है, उस सेल में एक न्यूक्लियस। ठीक है, कैरियोकाइनेसिस होगा तो ये एक सेल से 2 न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, जब अगर इसका सेल डिवीजन करवाऊं मैं, ठीक है, अगर इस सेल का सेल डिवीजन करवाऊं तो ये 2 में कन्वर्ट हो जाएगा, एक ये सेल और एक ये सेल, एक न्यूक्लियस चला जाएगा इसमें और एक न्यूक्लियस चला जाएगा इसमें। तो यहाँ पे इसको आप कह लोगे कैरियोकाइनेसिस और इसको आप कहोगे साइटोकाइनेसिस, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियस का डिवीजन ना होकर सेल का डिवीजन हुआ। यही वाला स्टेप टेप्टम में नहीं होता। ठीक है, उसके बाद जो टेप्टम की जो लेयर्ड न्यूक्लियस होते हैं, ये बाई न्यूक्लिएट या ये मल्टी न्यूक्लिएट होता है। बाई या मल्टी न्यूक्लिएट होता है।
ठीक है। उसके बाद इसके फंक्शंस की अगर मैं बात करूं, टेप्टम के फंक्शंस की, पहली चीज जिसका काम है वो है नरिशमेंट देना। नरिशमेंट किसको? पॉलन ग्रेन का नरिशमेंट करता है, ठीक है। सेकंड, स्पोरोपोलिनेन का फॉर्मेशन भी टेप्टम ही करता है। स्पोरोपोलिनेन, स्पोरोपोलिनेन क्या होता है? जो आपका पॉलन ग्रेन है उसके बाहर का जो आउटर मोस्ट लेयर है, एक्साइन, ठीक है, जो एक्साइन होता है वही स्पोरोपोलिनेन है, ठीक है। काफी हार्ड लेयर होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड, एल्कली, हाई टेम्परेचर किसी का भी उसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। स्पोरोपोलिनेन की वजह से आप पॉलन ग्रेन को फॉसिलाइज्ड, मतलब फॉसिल भी के रूप में भी रख सकते हो। इसका आप क्रायो प्रिजर्वेशन भी कर सकते हो जस्ट बिकॉज ऑफ स्पोरोपोलिनेन, ठीक है। इसके साथ साथ टेप्टम जो है वो पॉलन किट भी बनाता है, ठीक है। नॉर्मली आप देखते हो जो एंटोमोफिलस, आपने देखा होगा कई बार कि जो हनी बी है जब किसी फ्लावर के ऊपर बैठती है उसके ऊपर वो येलो कलर के पाउडरी सब्सटेंस उसके बॉडी पे लग जाते हैं, ठीक है। तो यानी कि वो पॉलन ग्रेन कैसे है, काफी स्टिकी है और काफी लाइट वेट है, तभी तो उसके बॉडी पे लग गए। तो ये जो पॉलन किट है, ठीक है, जिसके वजह से जो पॉलन है काफी ड्राई और पाउडरी हो जाता है, ये भी आपका टेप्टम ही बनाता है। उसके साथ साथ ये बहुत सारे एंजाइम्स जैसे कि इंडोल एसिटिक एसिड, बहुत सारे हॉर्मोन्स, ठीक है, ये सब भी आपका टेप्टम ही बनाता है, ठीक है। अब एक और चीज कि एंथर, एंथर की हम बात करें, मैंने कई बार माइक्रोस्पोरेंजियम टर्म लिया, मैंने कई बार पॉलन सैक लिया, पॉलन ग्रेन लिया, माइक्रोस्पोर लिया, ये क्या क्या चीजें हैं वो थोड़ा समझते हैं ताकि टर्म क्लियर हो, ठीक है। एंथर पहले यंग कंडीशन में रहता है और एंथर फिर मैच्योर कंडीशन में रहता है, ठीक है। जब यंग कंडीशन में रहता है तो इस कैविटी के अंदर जब हम झांकते हैं, ये जो कैविटी है इसके अंदर जब हम झांकते हैं, ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। क्या कहते हैं कि अरे इसके अंदर तो माइक्रोस्पोरेंजियम, इसको तो माइक्रोस्पोरेंजियम कहेंगे, ठीक है। और जब इसके अंदर हम देखते हैं छोटे छोटे, फिर क्या बनते हैं? माइक्रोस्पोर्स। क्या बन रहे हैं? माइक्रोस्पोर्स, ठीक है। माइक्रोस्पोरेंजियम और माइक्रोस्पोर्स, ठीक है। जब ये मेच्योर हो जाता है तो यही जो माइक्रोस्पोरेंजियम है, ठीक है, यही माइक्रोस्पोरेंजियम को हम लोग कहने लगते हैं पॉलन सैक। क्या कहने लगते हैं? पॉलन सैक्स। और इसी पॉलन सैक्स के अंदर होता है पॉलन ग्रेन, ठीक है। इसी माइक्रोस्पोर को हम पॉलन ग्रेन कहने लगते हैं, इसी माइक्रोस्पोरेंजियम को हम पॉलन सैक्स कहने लगते हैं, ठीक है। चीज वही है, बस लेवल ऑफ मेच्योरिटी है, यंग है तो उसका नाम अलग है, मेच्योर है तो उसका नाम अलग है, बस इतना डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पे, ठीक है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है? यानी कि माइक्रोस्पोर्स का बनना, ठीक है। माइक्रोस्पोर्स का बनना यानी कि फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम अ पॉलन मदर सेल थ्रू मियोसिस, उसको हम लोग क्या कह रहे हैं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो यहाँ पे क्या है? जेनेसिस का मतलब क्या होता है? जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, ठीक है। और ये माइक्रोस्पोर्स यानी कि माइक्रोस्पोर्स का बनना, माइक्रोस्पोर्स का बनना कैसे बनेगा? माइक्रोस्पोर्स, माइक्रो स्पोर मदर सेल जो आपके पीएमसी स्पोरोजिनस टिश्यू में, जो एमएमसी था स्पोरोजिनस टिश्यू में, जो माइक्रोस्पोर मदर सेल या जो पॉलन मदर सेल था, जब उसमें मियोसिस हुआ तो उससे क्या बना? उससे बना माइक्रोस्पोर्स। माइक्रोस्पोर्स यही तो है माइक्रोस्पोर। और ये जो माइक्रोस्पोर बना, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है, यही चीज है, ठीक है। अब इसको डायग्रामेटिकली समझते हैं। मान लीजिए ये एक सेल है, ठीक है, जिसको आप एमएमसी या फिर पीएमसी कह रहे हो, ठीक है। ये एक सेल है, ऑब्वियसली डिप्लॉयड कंडीशन में है, ठीक है। इसमें पहले मियोसिस होगा, इस सेल में क्या होगा? मियोसिस, पहला फर्स्ट मियोसिस होगा इस सेल के अंदर। जब इस सेल में मियोसिस होगा, इसके बाद और उसके साथ होगा कैरियोकाइनेसिस, ठीक है। तो ये एक सेल का जो न्यूक्लियस है वो दो में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। दोबारा से इसमें क्या होगा? साइटोकाइनेसिस। इसमें क्या हो रहा है अब? साइटोकाइनेसिस।
जब साइटोकाइनेसिस होगा तो ये जो आपका सेल है ये इस तरीके से दो सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस चला जाएगा इस सेल में, एक न्यूक्लियस चला जाएगा इस सेल में। उसके बाद दोबारा से इसमें कैरियोकाइनेसिस होगी, ठीक है, दोबारा से इसमें कैरियोकाइनेसिस होगी, ठीक है, यानी कि मियोसिस, सेकेंड मियोसिस होगा। जब सेकेंड मियोसिस होगा तो यहाँ पे जो सेल है, ठीक है, अब यहाँ पे जो सेल है वो जो दो सेल है इसमें एक न्यूक्लियस दो में और ये दूसरा न्यूक्लियस दो में, इस तरीके से न्यूक्लियस जो है वो बढ़ जाएंगे, यानी कि न्यूक्लियस का डिवीजन होगा। और इसके बाद दोबारा से होगा साइटोकाइनेसिस, दोबारा से होगा साइटोकाइनेसिस। और जब साइटोकाइनेसिस होगा अब हमारे पास बन जाएंगे 4 सेल। कितने सेल बन जाएंगे? 4 सेल। ये हमारे हैं 4 सेल, ठीक है। अब देखिए एक यहाँ पे एक सेल है, दो न्यूक्लियस, वो चला जाएगा इसमें, ठीक है, यानी कि अलग अलग सेल में चला जाएगा। अब इस तरीके से हमारे पास 4 जो है माइक्रोस्पोर्स बन जाएंगे। लेकिन देखिए चारों माइक्रोस्पोर्स जो है वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्यों जुड़े हुए हैं? क्योंकि इसके बीच में एक शुगर है प्रेजेंट है, इसके बीच में एक शुगर प्रेजेंट है। उस शुगर का नाम क्या है? ये इसके बीच में एक शुगर प्रेजेंट है जो इन चारों माइक्रोस्पोर्स को जोड़ के रखा है। इस शुगर का नाम है कैलोज शुगर, कैलोज शुगर। तो ये जो आपका नेचुरली एक एंजाइम रिलीज होगा, कैलेज एंजाइम, ठीक है। इस एंजाइम की वजह से क्या होगा, ये कैलोज शुगर जो है वो डिसइंटीग्रेट कर जाएगा, ठीक है, वो टूट जाएगा, ठीक है। और ये जो आपके ये जो माइक्रोस्पोर्स हैं वो सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है, माइक्रोस्पोर्स जो हैं वो सेपरेट हो जाएंगे। अब देखिए माइक्रोस्पोर्स सेपरेट हो गए। माइक्रोस्पोर्स के सेपरेट होने के बाद इसमें एक प्रोसेस चलता है जिसको हम लोग कहते हैं वैक्यूलाइजेशन, ठीक है। क्या होता है? वैक्यूलाइजेशन, इस तरीके से। और बीच में ही न्यूक्लियस है। इस पार्ट को अब देखिए यहाँ वैक्यूल बनना शुरू हो गया, ठीक है, यहाँ वैक्यूल बनना शुरू हो गया, तो इसको हम कहते हैं वैक्यूलाइजेशन। फिर इसमें क्या होगा, इसमें अनइक्वल स्पिंडल फाइबर्स बनेंगे, इस तरीके से अनइक्वल स्पिंडल फाइबर बनेंगे और ऊपर जो है यहाँ पे वैक्यूल है। तो ये क्या है? ये है वैक्यूल और ये है अनइक्वल स्पिंडल फाइबर, अनइक्वल स्पिंडल फाइबर, ठीक है। अब इसके बाद का जो प्रोसेस है वो क्या होगा, यहाँ पे 2 सेल्ड स्टेज बनेगा। देखिए यहाँ पे 2 सेल्ड स्टेज बनेगा। ये एक सेल है बिगर वन, ये एक सेल है स्मॉलर वन। जो बिगर वन है उसको आप लोग नाम दोगे वेजिटेटिव सेल। क्या नाम दोगे? वेजिटेटिव सेल, या फिर इसको हम लोग कहते हैं ट्यूब सेल, ट्यूब सेल, ठीक है। और जो दूसरा है उसको आप लोग कहोगे, इसको हम कहेंगे जर्म सेल, जर्म सेल, ठीक है। जो वेजिटेटिव सेल होगा, वेजिटेटिव सेल में देखिए क्या क्या चीज़ है। पहली चीज़ जो हमें देख के समझ में आ रही है कि बिगर है, ठीक है। दूसरी चीज़ जो हमें समझ में आ रही है कि मोर साइटोप्लाज्म, ऑब्वियसली जर्म सेल से तो ज़्यादा ही साइटोप्लाज्म है, ठीक है। उसके बाद इसमें फूड रिजर्व भी ज़्यादा है, ठीक है, फूड रिजर्व भी इसमें ज़्यादा है, ठीक है। इररेगुलर न्यूक्लियस है इसमें, इररेगुलर न्यूक्लियस है इसमें। और जो जिस वजह से इसको ट्यूब सेल कहते हैं, ये पॉलन ट्यूब बनाता है। क्या बनाता है? ये मेक पॉलन ट्यूब, ठीक है। अब हम जर्म सेल के बारे में समझते हैं कि जर्म सेल क्या काम करता है। तो जर्म सेल क्या काम करता है? पहली चीज तो ये काफी छोटा है, स्मॉलर है, ठीक है। इसमें साइटोप्लाज्म में कम है तो लेस साइटोप्लाज्म, ठीक है। फूड रिजर्व भी कम है, ठीक है। न्यूक्लियस स्पिंडल फाइबर, सॉरी स्पिंडल शेप्ड न्यूक्लियस है, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट चीज है वो क्या, कि ये इट फॉर्म्स मेल गैमीट, ये मेल गैमीट बनाता है, ठीक है। कई बार क्या होता है कि जो प्लांट है वो 2 सेल्ड, इसको हम ना इसको एक नाम देंगे, हम इसको एक नाम देंगे, उसको कहते हैं 2 सेल्ड स्टेज, ये नाम है इसका, ठीक है।
तो कई बार क्या होता है, कुछ प्लांट्स एंजियोस्पर्म में कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो 2 सेल्ड स्टेज पे ही अपने प्लांट को, अपने पॉलन ग्रेन को जो है वो रिलीज कर देते हैं, ठीक है। और कई बार क्या होता है 3 सेल्ड स्टेज बनता है, तो 2 सेल्ड स्टेज पे जब रिलीज करेंगे तो वो कुछ ऐसा ही दिखेगा, ठीक है। लेकिन जब वो 3 सेल्ड स्टेज पे रिलीज करेंगे तो यहाँ पे जो आपका जर्म सेल है, यानी कि जो जेनरेटिव सेल है, जर्म सेल को आप जेनरेटिव सेल भी कहते हो, तो यहाँ पे जो है एक और माइटोटिक डिवीजन हो जाएगा, इस तरीके से 2 न्यूक्लियस बन जाएंगे, ठीक है। तो देखो अल्टीमेट गोल तो यही है कि आपको 3 सेल्ड स्टेज ही बनाना है, ठीक है। अब अगर 2 सेल्ड स्टेज पे प्लांट ने रिलीज कर दिया इसको, तो ये जाके अपना अपना जो सेकेंड माइटोसिस है उसको ये कंप्लीट करेगा स्टिग्मा पे जाके, यानी कि जो कार्पेल का जो स्टिग्मा है उसके ऊपर जाके अपना कंप्लीट करेगा और उसके बाद पॉलन ट्यूब बनाएगा, ठीक है। लेकिन अगर 3 सेल्ड स्टेज पे इसको भेजा है, ठीक है, तो स्टिग्मा पे जाके सीधे वो अपना काम करेगा, ठीक है, पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन एंड देन पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन, ठीक है, ये काम करेगा। तो 2 सेल्ड स्टेज पे नॉर्मली रिलीज करते हैं और अप्रोक्सीमेटली 30% जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स है वो 3 सेल्ड स्टेज पे भी रिलीज करते हैं, ठीक है। कुछ एक्सेप्शंस भी हैं इसमें, ठीक है, कुछ एक्सेप्शंस, जैसे कि यहाँ पे हम एक्सेप्शंस की बात करते हैं। कुछ एक्सेप्शंस जैसे कि, अब देखो एक्सेप्शंस इसके नहीं, 2 सेल्ड के नहीं, एक्सेप्शंस यहाँ से है, ठीक है, कैलोज शुगर से, ठीक है। अब मैंने कहा कि क्या होता है कि नॉर्मली एंजियोस्पर्म में जो ये कैलोज शुगर है जिसके वजह से जुड़े होते हैं चारों माइक्रोस्पोर्स, फिर कैलेज एंजाइम आता है और इन चारों माइक्रोस्पोर्स को अलग अलग कर देता है। कुछ ऐसे भी होते हैं जिसमें कैलेज एंजाइम नहीं आता, ठीक है, और वो अलग नहीं करता उसको, यानी कि उनको अलग नहीं होने, वो अलग नहीं होने देंगे उसको, ठीक है। तो अगर अलग नहीं होने देंगे तो ऐसे पॉलन ग्रेन को हम लोग क्या कहेंगे, कंपाउंड पॉलन ग्रेन। क्या कहेंगे, कंपाउंड पॉलन ग्रेन, कंपाउंड पॉलन ग्रेन। कोई अगर एग्जाम्पल है तो बताती हूँ, जैसे कि ट्रैपा, जैसे कि ड्रोसेरा, ये एग्जाम्पल है, ठीक है, ट्रैपा और ड्रोसेरा, ठीक है। कुछ ऐसे भी हैं जो अपने पॉलन ग्रेन को, यानी कि माइक्रोस्पोर्स ऑफ एंथर लोब रिमेन यूनाइटेड टू फॉर्म पोलिनियम, वो पोलिनियम बना देंगे, ठीक है, पोलिनियम बना देंगे, ठीक है। कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर उसमें दिखता है। अभी जो पोलिनियम बन रहा है ये किसमें बनता है, एग्जाम्पल एस्क्लेपिडिएसी फैमिली में, एस्क्लेपिडिएसी फैमिली, इसमें जो है कैलोट्रोपिस एग्जाम्पल है, कैलोट्रोपिस, ठीक है। और दूसरा है ऑर्किडेसी फैमिली, ऑर्किडेसी फैमिली का ऑर्किड, ऑर्किडेसी फैमिली का ऑर्किड, इसमें जो है पोलिनियम बनता है, ठीक है, पोलिनियम। यहाँ तक चीजें इंपॉर्टेंट हो गई, यहाँ चीजें क्लियर हो गई। अब देखिए यहाँ पे जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है वो डेहिसेंस ऑफ एंथर दिख रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग समझते हैं डेहिसेंस ऑफ एंथर क्या होता है। डेहिसेंस ऑफ एंथर, तो देखिए क्या हुआ कि माइक्रोस्पोरेंजियम में, जिस इसको हम लोग पहले माइक्रोस्पोरेंजियम कह रहे थे, राइट। अब माइक्रोस्पोरेंजियम में क्या होगा, माइक्रोस्पोरेंजियम यानी कि जो पॉलन सैक, जो फ्यूचर में पॉलन सैक बन रहा है, तो ये जो मेच्योर, जब ये मेच्योर हो जाएगा पॉलन सैक, तो क्या होगा, मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया था कि यहाँ पे क्या, यहाँ पे जो इसके देखिए बाउंड्री है, ठीक है, ये बाउंड्री क्या है, पार्टीशन वॉल, ठीक है, यहाँ पे आपको पार्टीशन वॉल दिख रही है, देखिए पार्टीशन वॉल है, ठीक है। अब क्या होगा कि जैसे जैसे ये मेच्योर होता जाएगा एंथर, वैसे वैसे ये जो थेका है ये बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे ये नीचे वाला थेका भी ये भी बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं थेका की बात कर रही हूँ, यहाँ पे एक ये थेका है, ये बढ़ता चला गया, ये इस तरीके से बढ़ा, फिर ये थोड़ा सा और बढ़ा, ये थोड़ा सा और बढ़ा, धीरे धीरे क्या होगा, ये जो बीच की पार्टीशन वॉल है वो टूट जाएगी, वो डिसइंटीग्रेट कर जाएगी, ठीक है। और जैसे पार्टीशन वॉल डिसइंटीग्रेट कर जाएगी वो कुछ ऐसा बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपको कोई पार्टीशन वॉल नहीं दिख रही, तो क्या हुआ, जब पॉलन सैक मैच्योर हुआ तो जो पॉलन ग्रेन है, जो पॉलन ग्रेन है वो ड्राई हो गए। कैसे ड्राई हो गए, डिहाइड्रेशन की वजह से, ठीक है। कैसे ड्राई हो गए, डिहाइड्रेशन की वजह से, ठीक है। डिहाइड्रेशन की वजह से क्या हुआ, जो पॉलन ग्रेन हो गए ड्राई हो गए, और ड्राई होके वो येलोइश कलर के काफी स्टिकी हो गए, काफी लाइट वेट हो गए, ठीक है, पाउडरी हो गए, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, जो ये स्टेराइल पार्टीशन वॉल टूट गई, पॉलन सैक जो है वो डिस्ट्रॉय हो गए, ठीक है। और वो एक सिंगल चैम्बर, अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपको सिर्फ एक चैम्बर दिख रहा है, ये पूरा का पूरा एक चैम्बर है, ठीक है।
अब इस एक चैम्बर में देखिए, अभी तो यहाँ पे आपको दिखा दिया एडेहेशंस ऑफ एंथर दिखा दिया, लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि ये वाला पार्ट, जो ये वाला पार्ट है और ये वाला पार्ट जुड़े हुए होते हैं, ठीक है, ये इस तरीके से जुड़े हुए होते हैं, काफी आगे होके जुड़े होते हैं। तो यहाँ पे एंडोथीसियम की लेयर है, इस वाले पार्ट को हम कहते हैं स्टोमियम, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, इस वाले पार्ट को हम कहते हैं स्टोमियम, ठीक है। और आपको पता है कि जो अंदर की जो लेयर होती है उसको हम कहते हैं एंडोथीसियम की लेयर। तो ये जो देखिए यहाँ पे रप्चर दिख रही है आपको एंडोथीसियम की लेयर, ठीक है। तो ये जो एंडोथीसियम की लेयर है उसमें क्या होगा, जब ड्राई होगा ना तो एंडोथीसियम की लेयर कॉन्ट्रैक्ट करने लगेंगी, श्रिंक करने लगेंगी, और श्रिंक करने की वजह से क्या होगा, एंथर लोब जो है वो टूट जाएगी, उसकी जो दीवारें हैं वो टूट जाएंगी, यानी कि गेट जो है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। कहाँ से ओपन होगा, स्टोमियम से, स्टोमियम से गेट जो है वो ओपन हो जाएगा और सारे पॉलन ग्रेन का डिस्पर्शन हो जाएगा, सारे पॉलन ग्रेन बाहर की तरफ गिरने लगेंगे, ठीक है। ये कॉमनली सारे ही एंजियोस्पर्म में होता है, कुछ कुछ में नहीं भी होता है, कुछ कुछ में ये जैसे इसमें स्टोमियम के थ्रू होता है, कुछ कुछ में पोर्स बन जाते हैं जैसे सोलेनम है, ठीक है, किसी किसी में वॉल्व बन जाता है। तो इस तरीके से डेहिसेंस ऑफ एंथर होता है, ठीक है। लास्ट हम लोग जो टॉपिक पे चल रहे हैं दैट इज माइक्रोस्पोर्स। नेक्स्ट जो चल रहे हैं हम वो है माइक्रोस्पोर्स, जिसको हम लोग पॉलन ग्रेन भी कहते हैं, ठीक है। पॉलन ग्रेन क्या है, क्लियर समझा दूं, मेल गैमेटोफाइट, क्या है, मेल गैमेटोफाइट, मेल गैमीट नहीं है, ठीक है, मेल गैमीट अलग चीज होती है, मेल गैमेटोफाइट है, ठीक है, आपको पता है मेल गैमेटोफाइट है, ठीक है। आगे इसको फीमेल गैमेटोफाइट के साथ फ्यूज करना है तो ऑब्वियसली ये हैप्लॉइड होगा, ठीक है। फ्यूज करना है तो ये यूनिन्यूक्लिएट होगा, ठीक है, ये यूनिन्यूक्लिएट होगा, ठीक है। कैसे बना, ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के थ्रू बना, अभी पीछे पढ़ के आए हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के थ्रू बना, ठीक है। अब ये जो पॉलन ग्रेन है हमारा, ठीक है, पॉलन ग्रेन की जब सेल वॉल को आप देखोगे, ठीक है, तो इसको आप कहोगे स्पोरोडर्म, क्या कहोगे, स्पोरोडर्म, ये एक तरीके का स्पोर ही तो है, और डर्म मतलब लेयर, तो इस स्पोर की जो लेयर है उसको हम कहते हैं स्पोरोडर्म। ये जो स्पोरोडर्म है इसमें दो लेयर होती हैं, ठीक है, एक होती है आउटर लेयर और एक होती है इनर लेयर, ठीक है। जो आउटर लेयर होती है उसको हम कहते हैं एक्साइन, और जो इनर लेयर होती है उसको हम कहते हैं इंटाइन, ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब जो एक्साइन है उसको कौन डिराइव करता है, आपको मैंने पहले बताया जब टेप्टम समझाया था, डिराइव्ड बाय टेप्टम, इसको टेप्टम बनाता है, ठीक है, इसको टेप्टम बनाता है, ठीक है। अब टेप्टम इसको बनाता है तो इसके ऊपर एक और कवरिंग लगाता है, ठीक है। कवरिंग कैसी होती है, बहुत हार्ड होती है, क्या नाम होता है इसका कवरिंग का, स्पोरोपोलेनिन, क्या नाम होता है, स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन बहुत ही रेजिस्टेंट होती है हाई टेम्परेचर के लिए, ये जो है ये रेजिस्टेंट होती है किसके लिए, रेजिस्टेंट टू हाई टेम्परेचर, एसिड, एल्कली, ठीक है, एंजाइम्स, कुछ भी ले लो, जितने भी ये सब चीजें, इन सब से रेजिस्टेंट, यानी इसके ऊपर किसी, अभी तक जितना हम जानते हैं तो अभी तक इसके ऊपर किसी का असर नहीं होता, ठीक है। तो इसी वजह से आप पॉलन ग्रेन को फॉसिल के रूप में भी रख सकते हो, यानी कि उसको फॉसिलाइज्ड भी कर सकते हो, तो फॉसिलाइज्ड भी किया जा सकता है इसको, ठीक है। अब जो इसकी लेयर होती है, एक्साइन की जो लेयर होती है वो डिसकंटिन्यूअस होती है, कैसे होती है अभी बताती हूँ, डिसकंटिन्यूअस लेयर होती है, ठीक है। और उसके साथ साथ इसके ऊपर काफी सारे पैटर्न्स एंड डिजाइन्स होते हैं, तो आपको दिख ही रहा है, पैटर्न्स एंड डिजाइन्स होते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये आपका एक तरीके का पॉलन ग्रेन है, ठीक है, ये आपका एक तरीके का पॉलन ग्रेन है, इसका डिजाइन देखिए, ये पॉलन ग्रेन है इसका अलग डिजाइन है, ये पॉलन ग्रेन है इसका अलग डिजाइन है, ये पॉलन ग्रेन देखिए इसका अलग डिजाइन है, ये अलग तरीके का पॉलन ग्रेन। तो बेसिकली अगर मैं पॉलन ग्रेन बनाऊं तो पॉलन ग्रेन कैसा होता है, मैं इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाती हूँ, ठीक है। अब ये देखिए मैंने सब बनाया, लेकिन यहाँ पे मैंने कुछ नहीं बनाया, ठीक है। क्यों, यहाँ पे जो है थोड़ा सा छूटा हुआ होता है, थोड़ा छूटा हुआ हिस्सा होता है, इसको हम कहते हैं एपर्चर, क्या कहते हैं, एपर्चर, ठीक है। बाकी जो ये पार्ट होता है, ठीक है, इस तरीके से कलर कर दूंगी तो आपको क्लियर हो जाएगा। बाकी जो पार्ट होता है इसको हम कहते हैं एक्साइन, ठीक है, इस वाले पार्ट को हम कहते हैं
एक्साइन, जो अंदर एक लेयर होती है, अंदर एक लेयर होती है, जो एक अंदर एक लेयर होती है, इसको हम कहते हैं इंटाइन। इंटाइन, ठीक है, इंटाइन। अब इसके अंदर देखिए, इसके अंदर एक न्यूक्लियस भी है, न्यूक्लियस भी है। आपको पता है वैक्यूलाइजेशन हो रहा था, तो ऑब्वियसली इसके अंदर वैक्यूल भी प्रेजेंट होगा, ठीक है, वैक्यूल भी प्रेजेंट होगा, ठीक है। ये अपर्चर है जहां से निकलता है जर्म का पोर, ठीक है, यही से पॉलन ट्यूब रिलीज होता है, ठीक है। तो इसीलिए डिसकंटिन्यूअस देखो यहाँ पे स्पोरोपोलिनेन नहीं प्रेजेंट है। स्पोरोपोलिनेन इस पूरे में, ये पूरे चारों तरफ प्रेजेंट होता है एक्सेप्ट जर्म पोर के। भाई जब उसके ऊपर किसी हर चीज के लिए रेजिस्टेंट है वो, तो पॉलन ट्यूब भी तो नहीं निकलेगा ना उससे, तो एक तो जगह छोड़नी पड़ेगी, और वो जगह है जर्म पोर, जहां को छोड़ते हैं हम लोग, वहीं से पॉलन ट्यूब रिलीज होता है, ठीक है। अब दूसरा है आपका इंटाइन, ठीक है। जैसे मैं ये पॉलन ग्रेन अगर आपको बना दूं चीजों को क्लियर करने के लिए, तो ये जो बाहर वाला पार्ट है इसको हम कहते हैं एक्साइन, ये जो अंदर वाला पार्ट है इसको हम कहते हैं इंटाइन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो इंटाइन है इसको कौन बनाता है? डेराइव्ड बाय मेल गैमेटोफाइट। तो आप बोलोगे मेल गैमेटोफाइट, यही तो बात कर रहे हैं। तो ये मेल गैमेटोफाइट जब डेवलप हो रहा होता है ना, तभी वो इंटाइन अपने अंदर बनाने लगता है। तो डिराइव्ड बाय मेल गैमेटोफाइट ड्यूरिंग डेवलपमेंट, ठीक है, ड्यूरिंग डेवलपमेंट। और उसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट लाइन है वो है कंटिन्यूअस लेयर, ठीक है, वो है कंटिन्यूअस लेयर, और ये बनी होती है पेक्टोज और सेलुलोज की। तो मेड अप ऑफ पेक्टोसेलुलोजिक की बनी हुई होती है ये, ठीक है। जो यहाँ तक इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक। यहाँ पे आपका पॉलन ग्रेन समझ मतलब खत्म होगा। अब इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज है पॉलन ग्रेन में वो क्या है कि पॉलन की वजह से कई सारी टाइप की एलर्जीज हो जाती हैं, कई प्रोडक्ट्स बनते हैं, ठीक है। मैच्योर होने पे क्या है, उसकी वायबिलिटी क्या है, वो चीज समझते हैं। देखिए, आपको पता है कि पॉलन ग्रेन जो है जब हमारे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम एरिया में चला जाता है तो हमें बहुत छींकें आती हैं, रनी नोज होता है, हेडेक होता है, काफी ज्यादा फीवर भी आने लगता है किसी किसी को, जैसे हे फीवर कह रहे हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हो रही हैं, जैसे कि हे फीवर हो गया, ठीक है, इसकी वजह से पॉलन एलर्जी हो जाती है, ठीक है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो जाता है, प्रॉब्लम्स, ब्रोंकाइटिस जो कि इसका एक तरीके का पार्ट ही है, ब्रोंकाइटिस। उसके बाद अस्थमा, ये भी हो रहा है अस्थमा, ठीक है। ये सारी चीजें हो रही हैं। तो ये सारी चीजें हो रही हैं किसकी वजह से? कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिसके पॉलन ग्रेन हमें बहुत ज्यादा असर करते हैं, जैसे कि पार्थेनियम, कैरेट ग्रास, ठीक है, पार्थेनियम, कांग्रेस ग्रास भी कहते हैं, कैरेट ग्रास कहते हैं इसको, पार्थेनियम। इसके साथ साथ चीनोपोडियम, चीनोपोडियम, इसके भी जो पॉलन ग्रेन है हमें बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम में लेके आते हैं, जैसे कि हे फीवर, पॉलन एलर्जी बहुत ही कॉमनली इससे हो जाता है। और एक है एमेरेंथस। ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्थेनियम, चिनोपोडियम और एमेरेंथस एटसेट्रा, ठीक है। अब इन तीनों में एक चीज कॉमन है, ये तीनों ही एनीमोफिलस है। हम लोग आगे पढ़ेंगे एनीमोफिलस क्या होता है। एनीमोफिलस होता है विंड पॉलिनेटर्स। इन तीनों के ही जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो विंड के वजह से पॉलिनेशन होता है, ठीक है। तो हवा आई, इनके पॉलन ग्रेन्स को उड़ाया, ठीक है। अब इनके पॉलन ग्रेन्स को उड़ाया, हम घूम रहे हैं, हमारे नोज में चला गया, वो हमारे नोज में जैसे चला गया हमें छींक आई, ठीक है। तो अचानक से जैसे ही नोज में किया, हमारे बॉडी ने बोला ये तो क्या है, ये एक तरीके का एक तो एंटीबायोटिक होता है और एक होता है एंटीजन, ठीक है। ये एक तरीके का एंटीजन है और वो तुरंत उसको बॉडी के बाहर थ्रो करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो थ्रो करने में हमें आएगी छींक, ठीक। तो ये सारे के सारे तीनों ही जो है वो एनिमोफिलस है, यानी कि विंड पॉलिनेटर्स है, ठीक है। तो इनके जो पॉलन ग्रेन्स होंगे वो काफी लाइट होते हैं, ठीक है, काफी ड्राई होते हैं, काफी ड्राई होते हैं, काफी डस्टी होते हैं इनके पॉलन ग्रेन, ठीक है। ये इनके पॉलन ग्रेन का कैरेक्टरिस्टिक है।
उसके साथ साथ आपको एक चीज और पता है कि मैंने बताया कि जो आपका पोलन ग्रेन है वो स्पोरोपोलेनिन की वजह से, ठीक है, स्पोरोपोलेनिन की वजह से आप इसको फॉसिल भी कर सकते हो, यानी कि इसको प्रिजर्व भी कर सकते हो, ठीक है, यानी इसको फॉसिलाइज भी कर सकते हो। इसी तरीके से आप इस पोलन ग्रेन को आप स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है। किसमें स्टोर कर सकते हैं? फॉर ईयर्स। अगर आपको स्टोर फॉर ईयर्स, ठीक है, फॉर ईयर्स किसमें स्टोर कर सकते हैं? इन लिक्विड नाइट्रोजन। लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर पता है क्या? 196 डिग्री सेंटीग्रेड। इतने ज्यादा सेंटीग्रेड पे भी आप इसको स्टोर कर सकते हो जस्ट बिकॉज ऑफ स्पोरोपोलेनिन, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं, जब हम लिक्विड नाइट्रोजन -196 डिग्री सेंटीग्रेड में इसको स्टोर करते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायोप्रिजर्वेशन, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं पोलन बैंक, ठीक है। उसके बाद पोलन प्रोडक्ट्स की हम बात कर रहे हैं। एक सेकेंड। पोलन प्रोडक्ट्स बहुत सारे आते हैं, जैसे कि पोलन टैबलेट्स और पोलन सिरप्स। उसके साथ साथ पोलन ग्रेन की वायबिलिटी अगर हम देखें, पोलन की वायबिलिटी, तो वायबिलिटी में हम देखेंगे कुछ ऐसे पोलन होते हैं जिनकी वायबिलिटी जो है सिर्फ 30 मिनट्स की होती है। विद इन 30 मिनट्स में वो उनकी वायबिलिटी खत्म हो जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल राइस या वीट, पोएसी फैमिली के, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनकी वायबिलिटी मंथ्स तक चलती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल रोजेसी फैमिली, जैसे लेग्यूमिनेसी फैमिली, या फिर सोलिनेसी फैमिली, ठीक है। इनकी वायबिलिटी मंथ्स तक चलती है, यानी मंथ्स तक रहती है, ठीक है। सो विद दिस, थैंक यू। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे कार्पल के बारे में पढ़ेंगे और उसके बारे में डिटेल में समझेंगे। थैंक यू।